हो गया। आवाज है तो शायद आवाज आया होगा। ठीक है, तो देखिए कोई भी एग्जाम हो उसमें तीन चीज मुख्य रूप से जो है पूछा जाता है। एक हिस्सा आपका हो गया ग्रामर का, ग्रामर पूछा जाता है आपसे। ठीक, दूसरा वोकैब पूछा जाता है आपसे और कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाता है। तो पढ़ना तीनों पड़ता है, तीनों आपको आएगा तभी आप जो है अच्छा कर पाएंगे एग्जाम में, अगर नहीं आएगा तो फिर नहीं होगा। बट अभी हम लोग इसमें वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन को नहीं पढ़ेंगे। वोकैब के लिए एक सीरीज चल रही है, देखेंगे अलग अलग जो है। अभी साइनो एंटो और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए एक क्विज चल रहा है। उम्मीद है कि रोज आप उसमें जो है अपना वो टेस्ट देते होंगे, क्विज करते होंगे। 10-10 क्वेश्चन का है। आप जो है अगर नहीं कर रहे हैं तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, कुछ वहाँ से आ जाएगा। फिलहाल हम लोग चर्चा करेंगे इंग्लिश ग्रामर की। यहाँ पर हम लोग बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं, शुरू से पढ़ेंगे। ठीक है, और लास्ट तक पढ़ेंगे। जितना एग्जाम में पूछा जाता है उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा ही, बट उससे कम नहीं। यानी कि जितना आपको पढ़ाया जाएगा अगर आप उसका 50% के आसपास भी याद रख पाते हैं तो आपका एग्ज़ाम में आपको किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी एग्ज़ाम में सिलेक्शन, अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो ग्रामर के हिस्से की बात करेंगे, उसमें पक्का है कोई दिक्कत नहीं होगा। 50% भी अगर आप याद रख पाते हैं तो ठीक। अब उतना तो याद रखना ही होगा और उतना आप याद रख ही लेंगे। तो चलिए कैसे पढ़ेंगे उस चीज़ों को देखते हैं। तो देखिए एग्ज़ाम में जो है आप जब पढ़ते हैं एग्ज़ाम के लिए तो जनरली क्या होता है कि सिर्फ रूल्स पढ़ लेते हैं हम लोग एग्ज़ाम के लिए कि चलो भैया ये रूल है तो नो सूनर है तो उसके साथ देन लगा देना है। हार्डली से सेंटेंस का शुरुआत है तो इन्वर्जन हो जाएगा, जो भी रूल्स है वो। तो सिर्फ रूल्स पढ़ने से नहीं होता है, साथ में आपको जो है कॉन्सेप्ट भी पढ़ना पड़ता है। किसी भी चीज़ के लिए कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं जानेंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। और कई लोग तो रूल से भी आगे बढ़ गए, अब तो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ना चाहते हैं, ट्रिक पढ़ना चाहते हैं कि ट्रिक जो है लगा देंगे। भैया ट्रिक हर जगह काम नहीं करता है। ट्रिक लगाने के लिए, ट्रिक यूज करने के लिए कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता ही नहीं होगा तो फिर ट्रिक कैसे लगाएंगे। मान लीजिए इस क्वेश्चन में ये ट्रिक लगा, ऐसे करके आंसर ढूंढ लिए, अब दूसरा में कौन सा लगेगा ये कैसे पता चलेगा। तो कॉन्सेप्ट का क्लियर होना बहुत ही जरूरी होता है। ठीक, तो हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे एक बार हम लोग चर्चा उसकी कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप जो है बेसिक में कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग एडवांस्ड की ओर जाएंगे। थोड़ा सा ऑफलाइन क्लास से अलग होगा, ऑफलाइन में पढ़ाने का अलग थोड़ा सा तरीका है, बट ये जो है ऐसा नहीं है कि वहाँ पर कुछ ज़्यादा होगा, उतना चीज़ ही पढ़ेंगे आप। ऑफलाइन में क्या होता है कि बच्चे कुछ चीज़ों को 2 बार पढ़ते हैं, ठीक, बट आपको यहाँ पर 2 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि सुविधा है कि आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं, तो इसलिए 2 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं। बट ऑफलाइन में ये सुविधा नहीं होती है। ऑफलाइन में जो आज बोल दिए कहानी खत्म हो गया, आप घर गए फिर याद रहा तो रहा, नहीं रहा तो कुछ नहीं। तो इसलिए वहाँ पर उस तरीके से पढ़ाया जाता है ताकि कोई भी चीज़ जानबूझकर उसको पूरे क्लास के दौरान 2 बार 3 बार रिपीट करना पड़ता है, ताकि बच्चे के मन से अगर एक बार में निकल भी गया हो तो दोबारा में फिर क्या हो, आ जाए। बट यहाँ पर ऑनलाइन ये में ज़रूरत मुझे नहीं लगती है कि उसकी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि यहाँ तो वीडियो आपके पास होता है, आप जाके देख सकते हैं। तो देखिए बेसिक में जो अभी हम लोग पढ़ेंगे तो बिल्कुल जीरो से पढ़ेंगे, ठीक है। लेटर से शुरुआत होगी हमारी कि लेटर क्या होता है, वहाँ से पढ़ेंगे। वहाँ से हम लोग लेटर से वर्ड की ओर बढ़ेंगे, ठीक। वर्ड से आगे हम लोग फ्रेज की ओर बढ़ेंगे। अब कहाँ क्या कैसे पढ़ेंगे वो तो आगे देखेंगे। फ्रेज से आगे हम लोग क्लाउज की ओर बढ़ेंगे। क्लाउज बोलिए, सेंटेंस बोलिए, लगभग एक ही हो जाता है, हालांकि इसके अंतर पर भी चर्चा करेंगे। और ये जो हिस्सा होगा आपका एडवांस वाला, यहाँ पर जो है बस एक ही चीज़ पढ़ेंगे, वो होगा आपका वर्ड, ठीक है। इसी को हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, अलग अलग सेक्शन होगा। अब देखिए कि वर्ड में होता क्या है, तो वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होता है वही एक्चुअली वर्ड है, ठीक। तो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, यही सब होता है।
अब जैसे वर्ब देखेंगे तो वर्ब में ही कई सारी चीजें हो जाएगी। ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे, मॉडल वर्ब पढ़ेंगे, टेंस पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे, नरेशन पढ़ेंगे, क्वेश्चन टैग पढ़ेंगे, तो सब वर्ब में ही पढ़ेंगे। ठीक, तो एक हिस्सा होगा जो कि हम लोग जिसमें कि पूरा इसके डिटेल के बारे में पढ़ेंगे, और दूसरा हिस्सा होगा कि चूंकि जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको कुछ बेसिक चीजें पता होना चाहिए। अब जैसे कि कोई सेंटेंस बनाएंगे हम, तो कोई सेंटेंस बनाएंगे तो अब वो इंपेरेटिव सेंटेंस है या फिर असर्टिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, क्या है, ये तो पता होना चाहिए। अगर वो पता ही नहीं होगा तो कैसे समझेंगे। कहीं अगर हम सेंटेंस बनाए फिर उसमें, चूंकि जब ये पढ़ाएंगे, मान लीजिए नाउन पढ़ाए, तो नाउन पढ़ाएंगे तो नाउन को एग्जाम्पल से ही समझाएंगे, तो अब एग्जाम्पल के रूप में एक सेंटेंस लिखेंगे तो सेंटेंस में सिर्फ नाउन तो नहीं आएगा, सेंटेंस में उसके अलावे भी वर्ड्स आएंगे। अब उसका फंक्शन अलग होगा, कोई नाउन होगा तो सब्जेक्ट के तरह होगा, कोई नाउन होगा तो ऑब्जेक्ट के तरह होगा, कोई नाउन होगा तो कॉम्प्लीमेंट के तरह होगा। तो हम बोलेंगे कि ये नाउन कॉम्प्लीमेंट है, ये नाउन ऑब्जेक्ट है, तो फिर आपको अगर पता नहीं होगा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट क्या है, एडवर्बियल क्या है, फ्रेज क्या है, हम बोलेंगे कि यहाँ पर ये एडजेक्टिव फ्रेज है। अब आपको पता ही नहीं कि एडजेक्टिव फ्रेज क्या है, आप तो सिर्फ सुने हुए हैं एडजेक्टिव होता है, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए ये सब चीज़ अब आपको जो है ये पता ही नहीं होगा कि भाई एडवर्ब क्या है, एडवर्ब फ्रेज क्या है और एडवर्बियल क्या है। मान लीजिए कहीं पर हम बोल दिए कि ये एडवर्बियल है, कहीं बोल दिए कि नहीं ये जो है एडवर्ब फ्रेज है, कहीं बोले एडवर्ब फ्रेज है बट ये एडवर्ब नहीं है, तो आप जो है कंफ्यूज हो जाएंगे, क्या ये तीन तीन नाम, हम तो सिर्फ एडवर्ब जानते थे, ये फिर एडवर्ब फ्रेज कहाँ से आ गया, एडवर्बियल कहाँ से आ गया। ठीक, तो ये सब तमाम चीज़ हम लोग पहले पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ से शुरू करते हैं और फिर इधर की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए, जहाँ तक बात ग्रामर की है यानी इंग्लिश लैंग्वेज के रिगार्डिंग की भाषा का, तो भाषा का संबंध ना धर्म से नहीं होता है। भाषा का संबंध जितना धर्म से होता है उससे कहीं ज़्यादा वो संबंध जो है उसके रीजन से होता है, उसके क्षेत्र से होता है, उसके ज्योग्राफी से होता है। जैसे कि हर एक धर्म के शुभ कार्य के लिए एक भाषा है, हिंदू धर्म है तो संस्कृत में है, मुस्लिम है तो वो उर्दू में है, तो वो है, ईसाई है तो इंग्लिश में है, वो है। बट उससे ज़्यादा जो है भाषा का संबंध इस चीज़ से होता है कि आप कहाँ रह रहे हैं। ठीक, बंगाल में रहने वाला हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, पारसी हो, वो बांग्ला भाषा ही बोलेगा। हाँ, जो फ्रांस में रह रहा होगा अपना वहाँ का जो भाषा है वो बोलेगा, चाहे वहाँ हिंदू रह रहा हो या फिर कोई रह रहा हो, मुस्लिम रह रहा हो। तो धर्म से ज़्यादा ये नहीं है। इसका संबंध किससे, भोजपुर में ना, जो वहाँ की भोजपुरी पट्टी है जहाँ भोजपुरी भाषा बोली जाती है, तो फिर किसी भी धर्म के लोग होंगे तो वो क्या बोलेंगे, भोजपुरी में ही बोलेंगे। एक बार ऐसा हुआ कि एक गांव में ही एक व्यक्ति ने क्या किया, बंगाल से मतलब एक बच्चा जो है अनाथालय से गोद लिया। ठीक, छोटा बच्चा था, वो कोई रख दिया होगा अनाथालय में, 6-7 महीने का था। तो घर आया तो फिर उसने क्या किया कि एक बंगला टीचर रख लिया और सीखने लगे दोनों पति पत्नी बंगला भाषा। तो पूछ दिए एक लोग उनके पड़ोस में जो थे, ये भैया समझे नहीं आप, मतलब वो आदमी आता आपको बांग्ला सिखाने, आप बांग्ला क्यों सीख रहे हैं। तो बोला अरे ये जो बच्चा गोद लिए है ना ये बंगाल से है, तो फिर ये बोलेगा तो समझेंगे कैसे अगर बांग्ला नहीं सीख रहेंगे। तब बोलिए कि वो बच्चा 6-7 महीने का है, वो बिहार में अब रह रहा है, उसका पालन पोषण बिहार से हो रहा है, तो वो फिर बांग्ला भाषा कैसे बोलेगा, संभव है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हम बोलेंगे कब, जो आएगा वही तो बोलेंगे। तो अब वो बिहार में रह रहा है तो वो हिंदी बोलेगा, और कोई बच्चा जिसका जन्म बिहार में भी हुआ बट अगर वो बंगाल में रह रहा है तो बांग्ला बोलेगा, तमिलनाडु में रह रहा है तमिल बोलेगा, केरला में रह रहा है मलयालम बोलेगा। तो इसलिए इंग्लिश भी बोलना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इंग्लिश समझना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। दिक्कत ये है कि हमारा जन्म हिंदी पट्टी में हुआ, हम वैसे जगह पर जन्म लिए जहाँ हिंदी बोली जाती है, तो हम लोग आसानी से हिंदी बोल, हमको हिंदी का ग्रामर नहीं पता, समास क्या होता है, संधि क्या होता है, आपको नहीं पता होगा, फिर भी आप आसानी से हिंदी बोल पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, लिख पा रहे हैं ना। तो हम भी बोल पा रहे, समझ पा रहे, लिख पा रहे। तो उसी तरीके से इंग्लिश के लिए भी कि बहुत ज़्यादा ये होता होगा, वैसा कुछ नहीं है। अगर आपका जन्म भी इंग्लैंड में होता तो आज आप हमारे यहाँ क्लास ही नहीं कर रहे, तो फटाटेदार इंग्लिश ऐसे ही बोल रहे होते। या फिर मेरा ही जन्म इंग्लैंड में होता, हाँ, तो फिर हम जो है
पढ़ के उतना जरूरत नहीं थी उतना ये करने का, ऐसे ही शुरुआत से ही इंग्लिश आता, ठीक। तो इसलिए बहुत ज़्यादा दिमाग ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब देखिए, जब लैंग्वेज बना होगा, इंग्लिश भाषा बनी होगी, तो उसका ग्रामर चाहिए होगा, कि ग्रामर सब कुछ चाहिए होगा एक्चुअली। देखिए, इसका पहले तो वोकैब चाहिए होगा, फिर इसका ग्रामर भी चाहिए होगा। अब वोकैब क्यों चाहिए होगा? मान लीजिए कि वोकैब क्या होता है, तो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं, हमारे आसपास जो प्रक्रियाएं हैं, जो वस्तु है, उसी सब का नाम ना है वर्ड, वोकैब। ये मार्कर है, इसको हम मार्कर बोलते हैं। अगर हम इसका नाम मार्कर नहीं रखते तो किसी दिन सुबह सुबह जगते कहते नहीं आज इसको हम कुर्सी बोलेंगे, किसी दिन जगते कहते नहीं आज बोतल बोल देते हैं, तो कैसे काम चलेगा? तो इसलिए जो स्पेसिफिक एक नाम सब कुछ का दिया गया, यानी वोकैब बनाया गया। अब देखिए, इंग्लिश बना बहुत बाद में, तो इसमें जो वोकैब है वो दूसरे जगह से लिए गए। अब जैसे आप ही कुछ सीखना, अभी आपको अंग्रेजी सीखनी है, तो आप अंग्रेजी सीखने के लिए यहाँ आए, यूट्यूब का सहारा लिए, यूट्यूब पे इंग्लिश सीख रहे, हमसे सीख रहे। आप जो है किसी वैसे व्यक्ति से जाके इंग्लिश नहीं सीखेंगे जिनको इंग्लिश नहीं आता होगा। आप उससे जो चीज़ आता है, जैसे कि कोई आदमी धोनी को इंग्लिश सीखने के लिए फॉलो नहीं करेगा, वो उसको क्रिकेट सीखने के लिए फॉलो करेगा। कोई पंकज त्रिपाठी या मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, इसको जो है इंग्लिश सीखने के लिए फॉलो नहीं करेगा, वो उससे एक्टिंग के लिए करेगा। एक तो फैन होते हैं तो ऐसे ही फॉलो करते हैं, बट जब उसके माइंड में एक्टिंग का विचार आएगा तब वो उसके पीछे पड़ेगा। उसी तरीके से जब वोकैब बनने लग गया इंग्लिश में, तो इंग्लिश में तो अपना वोकैब था ही नहीं, तो वोकैब लिया गया। अब उस वक्त जो आगे था, जो प्रोग्रेस कर चुका था, आप उसी से लेंगे। आज देश में जो है कोरोना फैला हुआ है, हर जगह ये है, तो अब देखेंगे कि उसमें क्या होता है। जो देश पहले से मास्क बनाया था, हम लोग को उतना नहीं था कि भाई हम लोग के यहाँ भी आएगा, तो शुरुआत में हम वहाँ से लाए। अभी ऑक्सीजन जहाँ पे है अवेलेबल वहाँ से लाया जा रहा है, तो जहाँ होगा वहीं से तो लेंगे। तो यहाँ भी क्या हुआ कि जो पहले से डेवलप थे, है ना, ग्रीक, यहाँ से लिया गया इंग्लिश के वर्ड। जब आप इंग्लिश पढ़ेंगे तो इंग्लिश में 50% जो वर्ड है वो ग्रीक भाषा से लिया गया है, सॉरी लैटिन, ये 30%, और लैटिन से जो है 50% वर्ड्स लिए गए, ठीक। और बाकी के 20% में बाकी सब भाषा है, फ्रांस उरांस से भी वर्ड है, हमारे इंडिया से भी ढेरों वर्ड है, ठीक है, भारत से भी ढेरों वर्ड लिए गए। एक्चुअली अभी क्या है कि 2000 ईस्वी से ही, ठीक है, 2000 से ही ऑक्सफोर्ड एक साल में 4 बार, जनवरी में, मार्च में, जून में और दिसंबर में, यानी हर तिमाही, हर 3 महीने के बाद जो है अलग अलग भाषा से वर्ड जोड़ता है इंग्लिश में, हर साल 4 बार, ठीक है। 2014 में ढेर सारा भाषा, लगभग जो है भारत से 1500 वर्ड को लिया गया था। पहले हम लोग अचार को पिकल बोलते थे, 2015 में अचार को भी इंग्लिश में ले लिया गया, अब हम अचार को अचार बोल सकते हैं, ठीक है। खिचड़ी भी उसी साल लिया गया था, 2014 में ही खिचड़ी, नहीं तो पहले उसके लिए हम लोग हौच पौच यूज करते थे, ठीक है, हौच पौच होता था, हौच पौच का मतलब होता था मिला जुला, तो यूज कर लेते थे, बट अब हम लोग खिचड़ी बोल सकते हैं। 2014 में एक इंटरेस्टिंग सा और एक लिया गया था वर्ड, एक्चुअली वर्ड उसको नहीं कहेंगे, ये जो है एब्रीविएशन है, ठीक है। एब्रीविएशन क्या होता है, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, अब चर्चा चल रही तो देखिए एब्रीविएशन क्या होता है, तो उसको समझने के लिए 2-3 वर्ड साथ में और समझिए। एक होता है एब्रीविएशन, एक होता है इनिशियल और एक होता है एक्रोनियम। इस तीनों के अंतर को समझिए। एक होता है एब्रीविएशन, एक होता है इनिशियल और एक होता है एक्रोनियम। तो देखिए एब्रीविएशन जो हो गया, किसी भी वर्ड को जो शॉर्ट करके बोलते हैं वही क्या है, एब्रीविएशन। डॉक्टर नहीं बोल के सिर्फ क्या बोलते हैं, DR, तो DR जो है डॉक्टर के बदले, तो वो DR क्या हो गया, एब्रीविएशन हो गया, ठीक है। DR क्या हो गया, एब्रीविएशन। इनिशियल क्या होता है कि जब हम लोग एब्रीविएशन के रूप में, यानी उसको छोटा करने के लिए, जैसे यहाँ पर था डॉक्टर, तो यहाँ से हम कोई वर्ड ले लिए, एक D ले लिए, एक R ले लिए, लेकिन जब किसी वर्ड को छोटा करने के लिए, जैसे कि कहीं पे है लिखा हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, तो अब इसको छोटा करने के लिए हम इसके मेन जो वर्ड हैं
उसका अगर पहला लेटर ले लेते हैं तो इसी को बोलते हैं इनिशियल। इनिशियल में क्या होगा, उसके पहले लेटर को लिया जाएगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो ये सब क्या है, बीएससी है, बीबीसी है, तो जो भी है ये सब क्या है, इनिशियल। और यदि उसी इनिशियल को एक वर्ड के रूप में पढ़ा जाए, यहाँ देखिए हम इसको लेटर के रूप में पढ़ रहे, एम को अलग पढ़ रहे, पी को अलग पढ़ रहे, एमएलए में एम को अलग, एल को अलग, ए को अलग, लेकिन जब हम लोग लिखते हैं UNICEF तो ये भी एक इनिशियल है, बट इसको पढ़ते हैं हम पूरा एक वर्ड। इसको UNICEF नहीं पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, यूनिसेफ, इसको एक वर्ड के तरह पढ़ते हैं। जब हम इसरो लिखते हैं ISRO, ये भी जो है इनिशियल है, बट हम देखिए इसको क्या कर रहे हैं, एक वर्ड की तरह पढ़ते हैं, तो ये हो गया आपका क्या, इसरो, नासा। तो इस तरीके से जब इनिशियल को वर्ड के तरह पढ़ा जाए तो वो एक्रोनियम होते हैं। ये आपसे जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में प्राय जो है एक्रोनियम का मीनिंग पूछा जाता है। तो अब उम्मीद है कि आप एब्रिविएशन, इनिशियल और एक्रोनियम में अंतर समझ गए होंगे कि एब्रिविएशन क्या होता है, कि उसको संक्षिप्त कर देना, मिस्टर है तो MR लिखते हैं, डॉक्टर है तो DR लिखते हैं ना, यही सब क्या है उसका एब्रिविएशन। इनिशियल में क्या होता है, हम सिर्फ पहले लेटर को लेते हैं हर एक वर्ड का, मेन वर्ड का, उसमें प्रीपोजिशन वगैरह होता है तो उसको छोड़ देते हैं, उसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते। और तीसरा हो गया कि जब एब्रिविएशन को एक्रोनियम के रूप में जोड़ा जाए तो वो जो है वर्ड बन जाए, यदि इनिशियल एक वर्ड बन जाए तो वो आपका एक्रोनियम कहलाता है। तो ये चर्चा कहाँ से आई, हम लोग तो दूसरे चीज पे चर्चा कर रहे थे, ये चर्चा आया था MX से, कि MX नाम का एक नया जो है एब्रिविएशन वर्ड जो है जोड़ा गया, कब, 2014 में। तो ये किस लिए जोड़ा गया, तो देखिए इसका जो मतलब है फुल फॉर्म वो है मिक्स। इसका फुल फॉर्म क्या है, मिक्स। और ये जो है बना है, जैसे कि हम लोग होता है ना कि कोई लड़का है या पुरुष है तो उसके नाम के साथ मिस्टर लगाते हैं ना, ये हो गया क्या, मिस्टर, कि मिस्टर लगा देते हैं। अगर कोई लड़की है तो मिस लगा देते हैं, यदि कोई महिला है तो मिसेज लगा देते हैं। खैर यहाँ पर भी देखिए अन्याय हो रहा है, लड़का में पता नहीं चलता है कि आप शादीशुदा हैं या फिर कुंवारे हैं, दोनों के नाम के साथ क्या लगता है, मिस्टर। अगर कहीं पर मिस्टर समवन, मिस्टर एक्स जो भी है तो उससे पता नहीं चलेगा कि बंदा शादीशुदा है या फिर कुंवारा है। बट लेकिन लड़कियों के साथ क्या है कि अन्याय हो रहा है, मिस लगा दिया तो पता चल गया कि ये कुंवारी है, मिसेज लगा दिया तो पता चल गया कि शादीशुदा है। और अब देखेंगे खास करके शहर में, गांव में तो कम होता है, बट शहर में शादीशुदा महिलाएं भी ये बताना नहीं चाहती पब्लिकली, मतलब जनरल जहाँ पे बताना है, बट ज़्यादातर देखेंगे वो नहीं बताना चाहती हैं कि वो क्या है, शादीशुदा है। तो उनका देखेंगे, और पहचान क्या है शादीशुदा का, जनरली जो है एक बार ऐसे ही मजाक है, एक चुटकुला टाइप है कि एक पूछा अपने दोस्त से कि भाई लड़कियों का तो पता चल जाता है कि गले में मंगलसूत्र लटका हुआ है तो वो शादीशुदा है, लड़का का क्या है, तो बोला कि जिस लड़का का मुंह लटका हो वो शादीशुदा है। खैर वहाँ ये नहीं। तो देखेंगे आप सिंदूर लगाती हैं हिंदू धर्म में लड़कियाँ, तो शहर की जो लड़कियाँ होंगी वो फिर अपना हेयर स्टाइल उस तरीके से कर लेती हैं, वो क्या होता है, ढक जाए, है ना, हाँ वो दिखे नहीं, सामने वाले को पहली बार में पता नहीं चले। लेकिन जब नाम लिखेंगी तब तो फिर पता चल जाएगा। फैशन से तो आपने क्या किया, अपने आप को छिपा लिया, पता नहीं चल पा रहा है कि आप शादीशुदा हैं या कुंवारी हैं, बट जब नाम लिखने का टाइम आएगा तब तो मिस या मिसेस लगाया जाएगा। तो इससे बचने के लिए एक और वर्ड है जिसके बारे में बहुत सारी महिलाओं को भी, तो ये खास न्यूज़ हो गया लड़कियों के लिए, जो भी महिलाएं यानी लड़कियां देख रही होंगी उनके लिए हो गया ये खास वर्ड। कौन सा, MS। लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या, तो मिज, इसको पढ़ते क्या है, मिज, यानी बोलेंगे इसको क्या, मिज, MS, क्या बोलेंगे, मिज। और इसका यूज मिस्टर के समकक्ष होता है, यानी कि जिस तरीके से लड़का के लिए मिस्टर है चाहे वह कुंवारा हो या शादीशुदा हो, उसी तरीके से लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए मिज है। आप जो है मिज
ममता बनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक, और आप मिस स्मृति ईरानी भी लिख सकते हैं। तो ममता बनर्जी जो है शादीशुदा नहीं है, तो उसमें भी देखिए हम मिस लगा दिए, और स्मृति ईरानी शादीशुदा हैं तो उसके साथ भी मिस लगा दिए, यानी आप मिस का यूज दोनों जगह कर सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं मिक्स का। तो मिक्स क्या है? तो देखिए पहले ऐसा नहीं था, बट अब जो है धीरे धीरे समाज ने, लोगों ने एक्सेप्ट करना शुरू किया। पहले जो है जेंडर के ऑप्शन में देखेंगे फेसबुक पर भी 2 ही आता था, मेल फीमेल, अब जो है अदर भी आता है। बहुत जगह रिजर्वेशन वगैरह में भी बदलाव आ रहा है सब कुछ में, फॉर्म भरने में। तो वहीं पर जो है ट्रांसजेंडर के लिए, ठीक है, ये नया जो है वर्ड लाया गया, और वो वर्ड क्या हो गया? मिक्स, MX, मिक्स। तो अगर आप मिस्टर लिख रहे लड़का है, मिस लिख रहे लड़की हैं, महिला हैं, जो भी हैं, मतलब शादीशुदा है या कुंवारी पता नहीं चल रहा, और MX वो लिखेंगे जो क्या है? ट्रांसजेंडर है। तो यहाँ हो गया, समझ में आ गया। खैर चलते हैं वापस जहाँ से हम लोग भटक कर यहाँ आए थे। तो भटके कहाँ से थे? तो हम लोग चल रहे थे कि जब इंग्लिश बन रहा था, लैंग्वेज के रूप में परिपक्व हो रहा था, तो ये क्या था कि वर्ड कहाँ से लिया और ग्रामर कहाँ से लिया, इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो वर्ड जो है हम लोग देखे थे कि ये लैटिन और ग्रीक से मुख्य रूप से लिया, और उसके बाद इसका जो है असर फ्रांस से भी है, कि फ्रांस से भी ढेरों वर्ड लिया गया, और फिर बाकी जो है दुनिया के अलग अलग हिस्से से लिया गया। इंडिया से भी लिया गया, जैसे साड़ी है, लूट है, जंगल है, ये सब वर्ड इंडिया से लिया गया। पैजामा है, अरब से लिया गया। तो ढेर सारा वर्ड अलग अलग जगह से लिया गया। ग्रामर की बात करते हैं कि ग्रामर कहाँ से है। तो इंग्लिश का जो ग्रामर है वो जर्मन से है, जर्मैनिक ग्रामर है। एक्चुअली जर्मन का जो है कभी शासन हुआ करता था वहाँ पर लंदन के आसपास, ठीक है, लंदन के आसपास जो है जर्मन का शासन था। तो जर्मन जो भाषा बोलते थे वहाँ के लोग भी वही भाषा बोलने लग गए। धीरे धीरे फिर वहाँ से जर्मन हट गया, और फिर तब जो है इंग्लैंड, मतलब वही लंदन में जो है भाषा बोला जा रहा था, वही आगे चलकर धीरे धीरे डेवलप हो गया। किसके रूप में? इंग्लिश के रूप में। तो सोचिए जहाँ की अंग्रेज पूरे दुनिया पे शासन कर रहा था एक वक्त पे, उस पे भी कोई शासन कर रहा था, ठीक। और अंग्रेज जो कपड़ा पहनता था उसका वायसराय आज हम लोग हमारे यहाँ बैंड बाजा वाला पहनता है। समय समय की बात नहीं, कभी उनके जो है शासन काल में, महारानी विक्टोरिया के शासन काल में कहा जाता है कि सूर्यास्त नहीं होता था, और उनका वायसराय का जो कपड़ा है वो हमारे यहाँ कौन पहनता है? बैंड बाजा वाला। खैर चलिए, उधर बैंड बाजा से क्या मतलब। तो यानी इंग्लिश का जो ग्रामर है वो देखेंगे कैसा है? जर्मैनिक, यानी जर्मन अगर आपको आता होगा तो अंग्रेजी ग्रामर भी समझना आसान है। तो जर्मन तो आता नहीं होगा, तो आप अंग्रेजी समझ लीजिए, और अंग्रेजी समझ के फिर जर्मन आसान हो जाएगा। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं यहाँ से ग्रामर की। वर्ड पे कोई चर्चा अभी नहीं करेंगे, वर्ड के लिए बाद में सोचा जाएगा। तो अब देखिए, जब ग्रामर आप पढ़ते हैं किसी भी भाषा का, एक्चुअली हिंदी में जो है एक वर्ड होता है भाषा और एक होता है बोली। भाषा और बोली में यही अंतर होता है कि भाषा का अपना रिटन ग्रामर होता है, बोली का नहीं होता है। भाषा का जो है एक रिटन ग्रामर होता है, बोली का रिटन ग्रामर नहीं होता है। जैसे हम बिहार के अंग क्षेत्र से आते हैं, हमारे यहाँ की जो बोली है वो अंगिका है। तो अंगिका बोली है, अंगिका का कोई ग्रामर नहीं है, लिखित ग्रामर नहीं है, वो बोलचाल की भाषा है। तो बोलचाल में जो यूज होता है दैट इज बोली, और जिसका रिटन ग्रामर हो दैट इज भाषा। तो इंग्लिश का भी रिटन ग्रामर है। तो जब आप जिसका भी रिटन ग्रामर हो, हिंदी का भी रिटन ग्रामर है, तो जिसका भी रिटन ग्रामर होगा आप देखेंगे तो उसका जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसको लेटर बोला जाता है। जो सबसे छोटा हिस्सा होगा उसको क्या बोलते हैं? लेटर। हिंदी में बोलेंगे तो हिंदी में उसको अक्षर बोलते हैं। हम यहाँ हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन करने नहीं जाएंगे, ये बात भी ध्यान में रखिएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं हम लोग सिर्फ हिंदी का सहारा लेंगे थोड़ा बहुत समझने के लिए, चूंकि हमारी भाषा हिंदी है तो अब बीच का जो रास्ता होगा वो हिंदी के थ्रू निकलेगा। बट हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे कि हिंदी बोलेंगे अंग्रेजी, क्योंकि जो इंग्लिश ग्रामर बनाया होगा वो हिंदी ग्रामर का लेके बैठ के ट्रांसलेट करके इंग्लिश ग्रामर नहीं बना दिया।
तो इसलिए हम लोग भी यहाँ जो पढ़ेंगे वो इंग्लिश ग्रामर पढ़ेंगे, हिंदी का सिर्फ सहारा। ये नहीं कि आप उम्मीद रखिएगा प्रोनाउन लिखे तो वहाँ भी हम बगल में क्या लिख देंगे, सर्वनाम लिख देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अभी आपको शुरुआत में कंपैरिजन करके बता रहे हैं कि हिंदी में भी ग्रामर है और वहाँ भी जो है सबसे छोटा जो होता है वो अक्षर कहलाता है, तो इसलिए बता दे रहे लेटर। ठीक है, लेटर का यही जो लेटर है स्पेलिंग, इसका जो है मतलब देखिए क्या क्या हो जाता है। एक इसका मतलब चिट्ठी भी हो जाता है, ठीक है, चिट्ठी भी इसी का मतलब हो जाता है। अक्षर भी हो गया क्या, इसी का मतलब, ठीक है, दोनों। तो देखिए इंग्लिश में लेटर की संख्या कितनी, ये बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि अंग्रेजी में कितना है 26, हिंदी का हमको नहीं पता, शायद 52 है, बट जितना भी। तो इंग्लिश में लेटर की संख्या 26 है, ए से लेके जेड तक, बचपन में पढ़े होंगे, गुड इंग्लिश में आता है। अब इसको दो तरीके से लिखा जाता है, एक हो गया कैपिटल लेटर्स और दूसरा जो है स्मॉल होता है, ठीक है। अब कई बार क्या होता है कि कैपिटल और स्मॉल भी नहीं आता है बच्चों को, वो क्या करेंगे 2-3 लेटर में खास करके, जैसे सी लिख दिया ऐसे, तो उसको बोलेंगे ये जो है कैपिटल यहाँ नहीं लिखना था, यहाँ स्मॉल लिखना था, तो वो ऐसे कर लिख देंगे, ऐसे लिखेंगे, ऐसे बोलेंगे अरे भाई यहाँ पर स्मॉल लिखना था, कैपिटल नहीं लिखना था, तो ऐसे लिख देंगे। तो ये जो साइज छोटा कर दिए, इससे ये स्मॉल नहीं होता है, ठीक है। स्मॉल सी ऐसे लिखते हैं, स्मॉल एस ऐसे लिखते हैं। तो आप इसके लिए जो है अगर नहीं आता हो स्मॉल लिखने, जो कि जरूरी है, तो आप जो है कर्सिव राइटिंग का बुक लेकर उसमें लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने में शर्माना उर्माना नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ नहीं आता है तो उसको सीखने में शर्माने की जरूरत नहीं, उम्र कोई भी हो, आप बहुत कुछ मतलब हर उम्र में सीख सकते हैं, और अगर शर्माएंगे तो फिर किसी भी उम्र में कुछ सीख नहीं पाएंगे। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हुआ, लेटर से, और लेटर जो है कितना हो गया 26। अब इस पूरे लेटर के ग्रुप को एक नाम दिया गया, ठीक है। ये जो 26 लेटर हैं इसके ग्रुप को एक नाम दिया गया, और वो नाम ग्रीक के पहला लेटर, ग्रीक भाषा में जो फर्स्ट लेटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं अल्फा, शायद सिंबल यही होता है, और जो दूसरा लेटर होता है उसको बोलते हैं बीटा। तो अल्फा और बीटा इस दोनों से मिलाकर एक वर्ड बनाया और उस वर्ड का नाम रखा अल्फाबेट, और इसी अल्फाबेट के अंतर्गत इंग्लिश के 26 वर्ड्स आते हैं, 26 लेटर्स आते हैं। तो कई बार जब बच्चों से पूछा जाता है अच्छा बताइए इंग्लिश में अल्फाबेट की संख्या कितनी, तो वो बोल देते हैं 26। तो याद रखेंगे कि अल्फाबेट की संख्या 26 नहीं है, 26 जो है वो लेटर्स की संख्या है, और इस 26 लेटर्स का एक सेट, एक ग्रुप, एक सेट को अल्फाबेट कहते हैं। यानी इंग्लिश में अल्फाबेट की संख्या एक ही है और उसी ग्रुप में ये 26 लेटर्स आते हैं। इसलिए आप अल्फाबेट्स नहीं लिखते हैं, आप क्या लिखते हैं, अल्फाबेट लिखते हैं। हालांकि जब आप अल्फाबेट्स लिखेंगे तो इसका मीनिंग चेंज हो जाएगा। अल्फाबेट का मीनिंग होता है, अल्फाबेट्स का मीनिंग होता है लिटरेचर, साहित्य। अल्फाबेट्स प्लूरल हो गया तो मीनिंग बदल गया। आप नाउन में पढ़ेंगे वैसे कुछ नाउन जो सिंगुलर रहते हैं तो अलग मीनिंग देते हैं, प्लूरल होते हैं तो अलग मीनिंग देते हैं, ठीक। तो उसी में कि अल्फाबेट जब सिंगुलर रहेगा तो ये इस ग्रुप को बताता है कि 26 लेटर का एक ग्रुप है और उसी ग्रुप को अल्फाबेट कहते हैं। और जब अल्फाबेट में एस लगा देंगे, अल्फाबेट्स बना देंगे, प्लूरल हो जाएगा, तो फिर ये साहित्य को बताने लगेगा। एसएससी में एक क्वेश्चन भी है, एसएससी में एक क्वेश्चन है, ही लर्नड अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ, अब यहाँ पर क्या है पता नहीं, 3 है या 4 है याद नहीं है, बट ऐसा समथिंग है कि उसने अल्फाबेट सीखा 3 साल की उम्र में। तो अब बोलिए कि 3 साल की उम्र में बच्चा ABCD सीखेगा या फिर लिटरेचर सीखेगा। तो
तो ये बात कोई भी बता सकता है, इसके लिए रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। कोई भी बता देगा कि 3 साल का जो बच्चा होगा तो वो जाहिर सी बात है क्या सीखेगा, ABCD सीखेगा। और ABCD के लिए अल्फ़ाबेट का यूज होता है, ना कि अल्फ़ाबेट्स का। तो आज आप अल्फ़ाबेट और अल्फ़ाबेट्स में भी अंतर समझे होंगे कि इंग्लिश में अल्फ़ाबेट की संख्या कितनी, 1, 26 नहीं बोलना है। आज से कितनी संख्या, 1, और उसमें लेटर हो गए कितने, 26। अब इस लेटर्स को भी हम लोग फिर 2 हिस्सों में बांट देते हैं, है ना। 26 लेटर्स जो है इसको, यानी कि अल्फ़ाबेट जो आपका है, इस अल्फ़ाबेट के भी 2 पार्ट हो गए। अच्छा देखिए, एक और वर्ड इंटरेस्टिंग सा आ गया माइंड में, तो देख लेते हैं। एक इडियम्स होता है अल्फा एंड ओमेगा। अल्फा एंड ओमेगा, यही देखिए फायदा क्या है कि जब आप किसी चीज को समझने लगेंगे तो आपको सब कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत कुछ दिमाग लगाकर आप बना सकते हैं। जैसे अल्फा एंड ओमेगा, इसका मतलब क्या होता है, तो अभी हम लोग देखे थे कि ग्रीक का जो फर्स्ट लेटर है उसी को हम लोग बोलते हैं अल्फा, और ओमेगा बोलते हैं जो लास्ट लेटर होता है, डब्ल्यू जैसा कुछ ऐसे सिंबल होता है, तो लास्ट लेटर को बोलते हैं ओमेगा। तो अब सोचिए कि इंग्लिश में भी फर्स्ट लेटर ए है और लास्ट लेटर जेड है, और हम लोग यहाँ से एक इडियम्स प्राय यूज करते हैं, एक फ्रेज ए टू जेड, इसमें ए टू जेड है, जैसे हम बोल सकते थे या ऊपर लिख सकते थे ए टू जेड, तो आप तुरंत समझ आते हैं कि ए टू जेड मतलब क्या हो गया, पहला, यानी शुरुआत से लेकर जेड अंत तक। तो उसी तरह अल्फा एंड ओमेगा का भी मतलब वही होता है, शुरुआत से लेकर अंत तक। अल्फा हो गया फर्स्ट लेटर यानी शुरुआत, ओमेगा हो गया लास्ट लेटर यानी अंत। तो शुरुआत से कहाँ तक, अंत तक, फर्स्ट लेटर टू लास्ट, तो शुरुआत से अंत। तो इस तरीके से भी मीनिंग समझा जा सकता है, रटने की आवश्यकता हर जगह नहीं है, कुछ कुछ जगह तो रटना ही पड़ता है। खैर यहाँ पर आते हैं, तो अल्फाबेट को 2 हिस्सों में बांटा, एक का नाम वावेल हो गया, एक का नाम कॉन्सोनेंट हो गया। अब आपको पता है कि इसकी संख्या 5 है ना, और इसकी संख्या एक 26 में से 5 घटा दीजिए, जो भी बच गया वो सब यही है, तो आप अपना देख लेंगे। अब इसमें से 2 को W और Y को सेमी वावेल भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमको इसका बहुत ज़्यादा कुछ वैसा ज़रूरी है नहीं, ये तो सिर्फ बता रहे हैं कि यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हम लोग इसकी चर्चा कर लिए। अब क्या हुआ कि लेटर से आगे बढ़े, ABCD तो पता चल गया, बट वहाँ से बहुत कुछ होने वाला है नहीं, तो लेटर से आगे बढ़े और उससे जोड़ जोड़ कर कुछ बनाए, जैसे कि CAT हो गया, DOG हो गया, ऐसा सिंपल PEN हो गया, BOY हो गया, ऐसा बनाए हम लोग, और इसका एक अपना मतलब हो गया, इसका अपना क्या है, एक मीनिंग हो गया कि CAT बोले तो एक खास जानवर की चर्चा कर रहे हैं हम, जिसको बिल्ली कहते हैं हिंदी में। DOG बोले तो यहाँ भी वही है कि एक वफादार जानवर की चर्चा कर रहे, जिसको हिंदी में कुत्ता कहते हैं। तो इस सब का देखिए मीनिंग आने लग गया। यानी 2 बात थी, एक बात था कि लेटर का एक ग्रुप बना, और दूसरी बात इसमें थी कि इस ग्रुप का एक अपना मीनिंग था। तो ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या कहलाया, वर्ड कहलाया। ये ग्रुप आपका क्या कहलाया, वर्ड। तो इंग्लिश में लेटर को जब आप जोड़ेंगे, यानी लेटर का ग्रुप बनाएंगे और उसका कोई मीनिंग निकलेगा, तो वो वर्ड कहलाया। क्लियर, जैसे कैट है, डॉग है, पेन है, बॉय है, लेकिन अब यही TAC जोड़ दे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, तो ये आपका वर्ड नहीं कहलाएगा। अब इस तरीके से वर्ड्स बनाते गए और बहुत सारा बन गया, ठीक, बहुत बन गया, उसका कोई ये नहीं रहा। हालांकि 2 लेटर भी ऐसे हैं जो कि क्या हैं, वर्ड्स हैं। कौन कौन सा आप बता सकते हैं, बिल्कुल आसान है। तो देखिए लेटर जो कि वर्ड्स हैं, यानी कि लेटर जो क्या है आपके वर्ड्स भी हैं, ऐसा 2 है। एक है A, ठीक, A का मतलब जो है एक होता है, तो यह यहाँ पर क्या है, वर्ड है। और दूसरा है I का मतलब मैं होता है, तो I भी क्या है, एक वर्ड है। I का मीनिंग जब मैं हो जाए तो I एक वर्ड है, A का मतलब एक हो जाए तो एक वर्ड है। और जब यहाँ पर जैसे कोई वर्ड है CAT, यहाँ पर जो A लिखा हुआ है यह एक लेटर है। जैसे अगर हम बोलेंगे दिस इज अ कैट, तो देखिए यहाँ पर जो A है ये A एक लेटर है, बट यहाँ पर जो A है ये क्या है, एक वर्ड है।
उसी तरीके से अगर आप बोलेंगे आई एम अ सिंगर, तो देखिए यहाँ जो आई है यह एक वर्ड है, यहाँ जो आई है वह एक लेटर है, यहाँ जो ए है यह एक लेटर है, यहाँ जो ए है यह एक वर्ड है। हालांकि सोशल मीडिया पे जैसे आप व्हाट्सएप वगैरह पे खास करके चैटिंग वुटिंग में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर कई लेटर, अल्फ़ाबेट के कई लेटर जो है वर्ड के तरह काम करते हैं। जैसे आप सी नहीं बोल के सिर्फ सी बोल देते हैं, यू नहीं बोल के आप सिर्फ जो है क्या यू लिख देते हैं, टी नहीं बोल के आप सिर्फ टी लिख देते हैं, पी नहीं बोल के आप पी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है जो कि सोशल मीडिया पे लोग यूज़ करते हैं चैटिंग वुटिंग में, तो वो आ जाता है, बट वो अभी इंग्लिश में शामिल नहीं हुआ। कई लोग का होता है बहुत शॉर्ट में जो है सोशल मीडिया वगैरह जो बराबर मतलब यूज करते हैं, पूरा उसमें घुसे रहते हैं, तो देखेंगे बहुत शॉर्ट में लिख देता है कुछ। एक बार हमको एक मैसेज आया था, उसमें क्या था कि एक इमोजी बना हुआ था, वो कॉल वाला जो होता है फ़ोन वाला, ठीक, और यहाँ लिखा हुआ था मी यू सी, और यहाँ पर एक होठ बना हुआ था, वो होठ का इमोजी था, फिर लिपस्टिक लगा हुआ होठ। अब हमको समझ में नहीं आया, यहाँ तो चलो समझ गए कि ये क्या है, कॉल है, ये तो मी लिख ही दिया है, ये बी है और 4 है, तो बी 4 पता चल जाता है कि चलो बी 4 है। यू तक भी समझ गए कि यू है। अब ये नहीं समझ में आ रहा था कि ये सी और होठ का क्या चक्कर है, सी और होठ। बहुत दिमाग लगाते लगाते तब जो है दिमाग लग पाया कि वो अच्छा होठ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो लिप, तो सी लिप, यानी क्या हो गया स्लिप, कॉल में बिफोर यू स्लिप। तो एक से एक जो है भयंकर लोग हैं, संसार में कमी नहीं है ना क्रिएटिविटी की। आज का ज़माना जो है सबसे बड़ा क्रिएटिविटी क्या है, मेम्स बनाने में सबसे क्रिएटिव लोग का काम वही है। अलग अलग दौर है, कभी क्रिएटिविटी के मापदंड कुछ और थे, आज कुछ और है। तो इस तरीके से जो लिखते हैं, ठीक, तो वो नहीं आता है यहाँ। तो यहाँ पर 2 ही लेटर ए और आई है जो कि आपका वर्ड है, बाकी ये सब जो है ये सब ऐसे जो है काम चलाऊ है, ये वर्ड नहीं। तो अब हम लोग आते हैं वर्ड पर कि आप जो है वर्ड जब बनाए तो बनाते 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 ढेर सारा बन गया, और अब सभी वर्ड्स को अलग अलग पढ़ पाना। बीच में एक बार देख ले रहे, कुछ कमेंट भी कर रहे क्या, आज तो लाइट का कोई एक्सपेरिमेंट नहीं चल रहा है। विपुल जी का पूछना है कि डेली क्लास होगा क्या, अपने तरफ से कोशिश रहेगी, बाकी जो है कौन जानता है क्या होगा, ठीक है, बट कोशिश रहेगी। आप जो है एक बार चेक कर लेंगे 10:30 बजे, उम्मीद है आएंगे। चलिए, तो वर्ड की चर्चा कर रहे थे हम लोग कि वर्ड जो है बनाते गए बनाते गए बनाते गए, जैसे क्या है कि आते गया बच्चा, एडमिशन लेते गए पूरा भर गया, 1000 बच्चे का एडमिशन हो गया। अब जब उसको पढ़ाने गए तो पता चल रहा है कि कोई बच्चा 5 साल का है, कोई बच्चा 10 साल का है, कोई 12 साल का है, कोई 15 साल का है, कोई 18 साल का है। तो अब बोलिए संभव है कि इस 1000 बच्चे को एक बार पढ़ा दें? क्योंकि ये साल के अनुसार से नहीं, ये साल है तो साथ में क्लास भी उसका बढ़ जाएगा ना, कि उसका लेवल जो होगा वो अलग हो जाएगा। तो सुविधा के लिए हम क्या करते हैं कि इस 1000 बच्चे को क्लास में बांट देते हैं, और क्लास में बांटने का आधार अलग अलग है। अगर आप सीबीएसई में पढ़ते होंगे तो वो आधार आपका बौद्धिक क्षमता होता है कि आपका दिमाग जितना तेज है, जितना अच्छा से काम करेगा, यानी कि लगभग एक दिमाग वाले बच्चे जो है एक क्लास में होंगे। जैसे कि अगर क्लास 3 है तो लगभग बच्चों का जो एक होगा इंटेलिजेंस लेवल वो क्या होगा, सेम होगा। लेकिन अगर आप गांव में रहते हैं, बिहार बोर्ड से पढ़ते हैं, तो फिर वो जो है आपके उम्र के अनुसार से हो जाता है। गांव में ले जाते हैं लोग बच्चे को, मास्टर साहब इसका जो है एडमिशन ले लीजिए, पढ़ेगा लिखेगा, ऐसे जो है बैठले रहता है, कुछ करता नहीं, आएगा थोड़ा बहुत पढ़ लेगा। तो फिर टीचर कुछ सवाल पूछे उससे और फिर सवाल के अनुसार से उसको डाल दिए कि ये 2 में रहेगा। तब उस पर जो है उनके गार्जियन बोले क्या मास्टर साहब 2 में अच्छा लगेगा, वो देखिए
विशेषर का बेटा जो है इतने को का है, वो जो है 5वां में पढ़ रहा है, ये इतना बड़ा हो गया दूसरे में पढ़ेगा, फिर कब मैट्रिक देगा, लोग सब भी हंसेगा आसपास। अरे नहीं, 5वां में कम से कम 4था में रख लीजिए। मास्टर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं होता, टीचर के पास, फिर वो बेचारा रख लेते हैं। तो वो एज के अनुसार से, बट जिस भी अनुसार से बेटा, हम फिर क्या करते हैं कि उसको एक क्लास में बांट लेते हैं कि चलिए 100 बच्चा लगभग इस रैंक का है, अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, लेकिन बांट लिए कि ये क्लास 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। इस तरीके से हम लोगों ने 10 क्लास में बांट दिया 1000 बच्चे को। अब देखिए, हमें 1000 बच्चे को पढ़ाने के लिए 1000 टीचर नहीं चाहिए ना, सब अलग अलग एज ग्रुप का है, फिर भी अब हम क्या करेंगे, 10 टीचर से काम चला लेंगे। तो उसी तरीके से जब वर्ड बना तो ढेर सारा वर्ड बन गया। अब इतने वर्ड को जो है, और आपको पता है कि बन गया नहीं बल्कि बन भी रहा है, हर साल 4 बार वर्ड्स जोड़ा जा रहा है, नया नया वर्ड बन रहा है, क्रिएटिविटी है। जैसे देखिए, वर्ड था गर्लफ्रेंड, चेतन भगत ने उसको नया कर दिया, भैया चलो इसमें हाफ लगा देते हैं, वर्ड हो गया हाफ गर्लफ्रेंड। अब अभी ये इंग्लिश में ऐसे ही चल रहा है, डिक्शनरी में खोजेंगे नहीं मिलेगा। किसी दिन ऐसा समय होगा कि ऑक्सफोर्ड चाहेगा कि सोचेगा कि चलो हम चेतन भगत को भी कुछ सम्मान दे देते हैं, तो उसने कुछ कुछ वर्ड्स, जो ज़्यादातर वर्ड्स वगैरह जो है, जो आजकल नोबेल वोबेल लिखते हैं, वही सब क्रिएट करते हैं। क्योंकि जब लिखेंगे ना, आप लिखेंगे तभी आपको नया नया वर्ड सोचना होगा। अच्छा, इसके लिए कोई वर्ड है क्या, नहीं है, तो आप क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे। या फिर अगर कोई है भी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, पसंद नहीं आएगा, नहीं ये वर्ड हमको जच नहीं रहा है, तो आप क्रिएट कर सकते, लेकिन अभी नहीं। हाँ सर, ये वाला ना थोड़ा लंबा हो गया, मज़ा नहीं आया, हम अपना बना दे, अभी नहीं। वो आप तब बना सकते जब आप अपना एग्जिस्टेंस, एक अस्तित्व बना लेंगे, जब लोग आपको सुनने लगेंगे, लोग आपको जानने लगेंगे तब। तो किसी दिन होगा तो फिर ऑक्सफोर्ड इसको भी शामिल कर लेगा। तो इस तरीके से वर्ड्स बनते जा रहे हैं, और उतने वर्ड्स को पढ़ पाना ऐसे संभव नहीं था, तो इसलिए ग्रामेरियन ने वर्ड्स को भी क्लास में अलग अलग बांट दिया, और उसी को हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। एक्चुअली देखिए, पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या हुआ कि स्पीच का पार्ट यानी स्पीच के टुकड़े, और स्पीच के रूप में आप जो भी देंगे, हम इतना देर से जो बोल रहे हैं तो हम सिर्फ क्या बोल रहे हैं, वर्ड्स ही बोल रहे हैं, उसको जोड़ के बोल रहे हैं। आप जो सुन रहे हैं वो वर्ड्स ही सुन रहे हैं, दूसरा कुछ नहीं है। तो इस तरीके से ये जो है स्पीच का पार्ट्स हो गया, यानी वर्ड के ही पार्ट हो गए, और इसकी संख्या जो है कितनी हो गई, तो अब वो आप लोग जानते होंगे, समझ लेंगे। तो देखिए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन। यहां पर ध्यान देंगे, कई बच्चे यहां पर जो है कंजंक्शन बोल देते हैं, ये जैक्सन नहीं है, ये जंक्शन है, कंजंक्शन। जैसे पटना जैक्सन नहीं है, पटना जंक्शन है। जंक्टस का मतलब होता है जोड़ना। जंक्टस जो है एक ग्रीक वर्ड है, जंक्टस का मतलब होता है ज्वाइंट, जोड़ना। तो जहां जोड़ता है उसी को जंक्शन बोलते हैं। जैसे देखेंगे, स्टेशन और जंक्शन में क्या अंतर होता है कि स्टेशन जो होता है वहां क्या होता है कि वहां से गाड़ी एक ही दिशा में जाती है, बट जंक्शन जो होता है वहां से गाड़ी 2 दिशा में जाती है। पटना एक जंक्शन है, तो पटना से गाड़ी एक दानापुर की तरफ जाती है, एक गाड़ी गया की तरफ जाती है। तो देखिए यहाँ क्या है, ये जुड़ रहा है, तो इसलिए ये जंक्शन का लाया। क्यूल जंक्शन है, एक गाड़ी भागलपुर चल जाती है, एक हावड़ा चल जाती है, हालांकि भागलपुर वाला भी आगे चल के हावड़ा ही जाती है, बट यहाँ से 2 रूट हो गया, तो 2 अलग अलग हो जाता है, तो जंक्शन कहला जाता है। तो कंजंक्शन, और अंतिम जो है वो है इंटरजेक्शन। ये ठीक है, ये जैक्सन है, ये जंक्शन नहीं है, तो ये इंटरजेक्शन है, बट ये कंजंक्शन है। तो इतने हिस्सों में बांट दिया, ठीक, कितना हो गया, 8, जो आप बचपन से पढ़ते आए। तो अभी हम लोग देखे थे कि क्लास में बांट दिया। अब क्लास में भी क्या होता है कि कुछ बच्चा क्या होगा, उसका माइंड अलग होता है, थोड़ा सा तेज होता है, या ये कहिए, तो उसको 2-2 क्लास एक साथ वो कर लेता है। वो 6 में है, बट 6 का भी पढ़ रहा है, 7th का भी पढ़ रहा है। खास करके गांव में जो है ये चीज़ ज़्यादा करवाया जाता है। 9th में बच्चा, अब ये से तुम 10th का बनाओ। मैट्रिक को लेके एक अलग क्रेज़ होता है गांव में, मैट्रिक में पास होता है तो अलग खुशी मिलती है। बच्चा भी पहली बार वो एग्ज़ाम दिया होता है, उसको तो लगता है बचपन में, क्या सबको लगता है, हमको भी लगता था, आपको भी लगता होगा, अरे मैट्रिक हो गया ना एक बार, टेंशन खत्म हो जाएगा। मैट्रिक तक जो टेंशन है, उसके बाद फिर पता चलता है कि नहीं यार, अभी तो टेंशन शुरू ही हुआ। फिर लगता है नहीं, एक बार इंटरमीडिएट कर लिए, इंटर हो गया, टेंशन खत्म। फिर पता चलता है नहीं यार,
टेंशन तो अब शुरू हुआ। फिर लगता है कि नहीं ग्रेजुएशन हो गया तब फिर क्या, तब तो नौकरी के लिए पढ़ना फर्स्ट सेकंड थोड़े, तब तो कट ऑफ वाला कंपटीशन में आ जाएंगे। फिर पता चलता है कि टेंशन वहीं से शुरू हुआ है। फिर आदमी सोचता है कि अच्छा चलो जॉब ले लेंगे ना तो टेंशन खत्म। फिर वो जॉब ले लेता है, फिर पता चलता है कि नहीं टेंशन तो अभी शुरू हुआ है। फिर लगता है अच्छा अब थोड़ा बहुत ये है, शादी उदी करके सेटल हो जाएंगे, फिर क्या टेंशन है। शादी होने के बाद पता चलता है कि फिर असली टेंशन वहीं से शुरू होता है। जहाँ तक आप सोचेंगे कि चलो यहाँ जाके टेंशन खत्म होगा, कभी खत्म नहीं होगा, वो पीछे चलना है। तो आपका काम भी है क्या, चलते रहना, उसका भी काम है चलते रहना। हवा का काम है चलना, दिया का काम है जलना, वो अपना काम करती है, ये अपना काम करता है, तो करते रहना चाहिए, बीच में कोई ये नहीं है। तो खैर देखिए, तो उसी तरह बच्चा क्या करता है, वो 2-2 क्लास में पढ़ता है। तो इसमें भी कुछ वर्ड्स हैं जो कि प्रोनाउन की तरह भी बिहेव करते हैं, एडजेक्टिव की तरह भी करते हैं। ऐसे बहुत सारा वर्ड है कि कुछ वर्ड वही वर्ड वर्ब भी है, वही वर्ड नाउन भी है, ठीक है, सेम वर्ड है, बट इसमें क्या है कि उसके फंक्शंस कुछ कुछ बिल्कुल अलग हो जाते हैं, प्रोनाउन के रूप में भी, एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। तो इसको जो है मॉडर्न ग्रामर में अलग करके एक नया नाम दे दिया गया, डिटरमिनर या डिटरमाइनर, दोनों बोल सकते हैं। तो यानी कि हमें अंग्रेजी में जो पढ़ना होता है वो बस इतना ही पढ़ना होता है, बस इतना देख लीजिए बोर्ड पे, हम हट जाते हैं। यानी कोई भी बंदा अगर अंग्रेजी पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, तो बस इतना ही पढ़ना है। अब सोचिएगा इतना तो बहुत आसान है, क्यों इतना ही पढ़ना है कि भैया वो पढ़ेगा या नहीं बोलेगा, स्पीच ही तो है, और स्पीच में बस इतना ही आता है, वो कुछ भी बोलेगा कुछ भी लिखेगा, वो इसी का पार्ट है। तो अब आप इसको जितना डिटेल से पढ़ पाइए उतना बेहतर है आपके लिए, ठीक। तो आप इसी चीज को पढ़ते हैं। फिलहाल हम आपको ये चीज अभी पढ़ाने वाले नहीं हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव ये जो है ये अभी पढ़ाने वाले नहीं है। सिर्फ डिटर्मिनर में आपको बता देते हैं कि कौन कौन सा चीज जो है अलग होता है, डिटर्मिनर के रूप में आ गया, एक अलग ये पे लिख के बता देते हैं। तो बोलेंगे आप कि अभी नहीं पढ़ाएंगे तो कब पढ़ाएंगे। तो आपको अभी बोले थे कि अभी जो हम लोग चल रहे हैं वो तो इस तरीके से चल रहे हैं कि भाई लेटर देखे, लेटर से वर्ड बना, तो वर्ड देखे, अब वर्ड से फ्रेज बनेगा, और यही चीज हमको पूरा पढ़ना भी है डिटेल में। तो इसलिए जब आप ऑफलाइन क्लास में पढ़ते तो पहले अभी यही चीज पूरा बेसिक पढ़ाया जाता है, ठीक। ये नहीं सोचिएगा कि ऑफलाइन में पढ़ते मतलब कि ऑफलाइन में पढ़ते तो ज़्यादा पढ़ाते, पहले भी बोले वह, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ ये के लिए बता रहे चूँकि वहाँ पर बच्चे के पास ये नहीं होता है कि वो फिर रिवीजन कर पाए। यहाँ पे है कि आपको सुविधा है कि वीडियो अवेलेबल है तो फिर आप पढ़ लेंगे, वहाँ नहीं होता है। तो वहाँ 2 तरीके से कि यहाँ पर हम कुछ बेसिक समझाते हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन सबका टोटल चैप्टर वो जो 9 था सबके सबको जो है यहाँ पर बेसिक पढ़ाया जाता है, और तब फिर आगे फ्रेज की ओर बढ़ते हैं। बट यहाँ पर अभी हमें उसे पढ़ाने की जरूरत नहीं, हम फ्रेज पढ़ के सेंटेंस आगे क्लॉज जो भी है ये सब पढ़ के तब फिर लौटेंगे, तो वही सब तो पढ़ना है, ठीक। तो इसलिए वो नहीं देखते हैं। तो देखिए डिटर्मिनर में किसको किसको अलग किया गया। तो डिटर्मिनर में सबसे पहले आर्टिकल को अलग किया गया। ये जो आर्टिकल है ये एडजेक्टिव में आते थे, अब किस में आ रहे हैं, नया आप कह सकते हैं तो डिटर्मिनर में। दूसरा जो है जो भी आपके पजेसिव्स होते हैं, अब अगर आप समझ रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझ रहे तो आगे इसकी चर्चा करेंगे, घबराने की बात नहीं है। पजेसिव्स मतलब जो अधिकार को बताए, माई है, योर है, अनिल्स है, राजू का है तो राजूस है, जो भी पजेशन को बताए, अधिकार को बताए। उसके बाद इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव आते हैं। डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांट देना, तो डिस्ट्रीब्यूटिव हो गया जो बांटने वाला हो। तो दिस, दैट, दिस, दोज ये सब आते हैं, सॉरी ईच, एवरी, इधर नीदर आएंगे, है ना, जो बांटने, चूंकि दिस डैट बांटने का काम थोड़े ना करता है। ईच, एवरी, इधर और नीदर, इसको इधर नीदर भी पढ़ते हैं और आइदर नाइदर भी पढ़ते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे जो है डेमोन्स्ट्रेटिव आएंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव में हो जाएगा कौन, दिस, दैट, दिस, दोज। और फिर उसके बाद लास्ट जो है वो आएगा आपका क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर जो है क्वांटिटी बताने का काम करेगा। क्वांटिटी क्या है, तो देखिए नंबर और अमाउंट दोनों आता है क्वांटिटी में, ठीक है।
क्वांटिटी अगर हम बोलेंगे तो उसमें नंबर भी आएगा, यानी हम किसी को गिनेंगे तो वो भी, और नहीं गिन पाएंगे तो उसका अमाउंट होगा। जैसे दूध है, दूध को गिन नहीं सकते, अमाउंट होगा, तो वो क्या होगा, वो भी क्वांटिटी में आएगा, नंबर भी। तो जैसे कि अगर नंबर बताना है तो मेनी, अमाउंट बताना है तो क्या होगा, मच। सम जो है दोनों में यूज होता है, फ्यू है नंबर के लिए होता है, लिटिल है अमाउंट के लिए होता है। तो ये सब वर्ड हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, डिटर्मिनर के अंतर्गत आते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग यही रहने देते हैं। ये एक तरीके से यहाँ तक हम लोग बेसिक देखे, सिर्फ ऊपर ऊपर आउटलाइन देखे, अंदर जाकर नहीं देखे। बट कल के क्लास से जहाँ की हम लोग फ्रेज से शुरू करेंगे, वहाँ से हम लोग अंदर जाकर देखेंगे अब हर एक टॉपिक को, हर एक चैप्टर को। आज पहला क्लास था तो कुछ इंट्रोडक्शन और कुछ बेसिक बस बता दिए। अब यहाँ से जो है सीक्वेंस में आगे चलते चलेंगे हम लोग। फ्रेज है तो फ्रेज क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, कहाँ यूज मिलेगा, ये तमाम चीज़, फिर सेंटेंस, फिर जो भी टॉपिक आएगा वो तमाम चीज़ सब कुछ हम लोग देखते चलेंगे। एक बार देख लेते हैं अंतिम बार कमेंट आपका क्या है। चलिए, कह रहा है कि क्लास जो है डेली चलना चाहिए। हाँ, ज़्यादातर लोग मतलब उस ये में है तो बिल्कुल चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस आप देखते रहेंगे डेली, तो हमको कोई ये नहीं है, हम तो पढ़ाने के लिए हैं। तो आप जो है बस ये रखिए कि आपको सीखना है, तो हम सिखाने के लिए तैयार हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो खा पी कर तैयार रहना है 10:30 बजे से, ठीक है। तब तक क्या होता है कि खा पी भी लिए, कोई काम नहीं है, रात में ऐसे भी उस टाइम के बाद मोबाइल ही यूज़ करना है। तो चलिए कुछ कंस्ट्रक्टिव काम हो जाए, कुछ प्रोडक्टिव काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो इसलिए फिर मिलते हैं हम लोग कल, ठीक। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।